Hello students, how are you? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज की हमारी टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर से। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से हम आज फेजर डायग्राम को क्लियर करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा को कंटिन्यू करते हुए, अल्टरनेटिंग करंट को कंटिन्यू करते हुए उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं। मैंने ये भी बताया कि प्रत्यावर्ती धारा के एक एवरेज वैल्यू देखे, रूट मीन स्क्वायर भी देखा हमने। आज हम देखेंगे फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम जो है, सर्कुलर ट्रैक में कोई पार्टिकल यदि मोशंस कर रहा है तो उसके जो पार्टिकल से उसके डायमीटर में जो परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, है ना, उसके परपेंडिकुलर जो ड्रॉन करते हैं तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो लीनियर मोशन होता है उसी से रिलेटेड हम आज चर्चा करेंगे। और इस जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज है ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, ये हमने देखा था E इक्वल टू E नॉट और साइन ओमेगा टी, ओके, और I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये E और I क्या है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट, द वैल्यू ऑफ, मैंने धारा, वोल्टेज और धारा का तात्क्षणिक मान। E नॉट है I नॉट, द पीक और मैक्सिमम वैल्यू, जिसको एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो। और ओमेगा टी क्या है? ये, इसको हम बोलते हैं फेज, है ना, इसका फेज, जिसमें ओमेगा क्या है, व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू हम लिखे थे थीटा बाई टी। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टेकन टाइम। यदि कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर ट्रैक में मोशंस करती है ना, तो जितना उसका कोणीय विस्थापन होता है, जितना उसको हम थीटा से व्यक्त करते हैं, और उस पार्टिकल के जो मोशन होता है, जैसे कोई पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है, ये पार्टिकल का लीनियर मोशन ही उसका क्या होता है? लीनियर मोशन को एंगुलर मोशन कहा जाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज राजकुमार तिवारी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज कोचिंग क्लासेस। यदि आप वीडियो में नए आ रहे हैं तो उसको लाइक कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आपको नए नए वीडियो देखने को मिले, और बेल आइकन को दबाना, प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने ग्रुप के दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लगा, कौन सी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ, कहाँ पर दिक्कतें गई, कहाँ पर आपको समझ नहीं आया। इससे मैं क्या होगा, आपका हो सकता है कि आपको मैं उस कमेंट का जवाब दे सकूं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो वी नो दैट, ये हम जानते हैं, या हमको मालूम भी होगा, आप लोग भी पढ़े होंगे छोटे क्लास में, जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर, मान लो कोई पार्टिकल्स है, कोई पार्टिकल्स है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इन द मोशन, जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर क्या करता है? गति करता है, तो उस कण से, है ना, कण पर, मान लो एक कण ए पर है, फिर बी पर है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है, तो उस कण पर, है ना, ए से वृत्त की या सर्कल की जो डायमीटर तो आप लोगों को मालूम होगा, यहाँ से यहाँ इसकी डायमीटर होती है, तो उस पार्टिकल के से उस सर्कल के डायमीटर पर डाले गए फुट ऑफ परपेंडिकुलर को अपन बोलते हैं, जो उसको लंब पाथ को बोलते हैं अपन, कि रेखीय गति को हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन को ही क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। ये ऐसा आपका कोई पार्टिकल क्या करता है, उसका लीनियर मोशन जो करता है कोई पार्टिकल किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर, तो उसका जो लीनियर मोशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम लिखते हैं ओमेगा से। ठीक है, तो हम जो है सरल आवर्त गति, है ना, सरल आवर्त गति को हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं, जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, है ना। ए क्या है? एम्पलीट्यूड। ए क्या है? सरल आवर्त गति का क्या है? एम्पलीट्यूड है। और y क्या है? किसी मोमेंट या किसी क्षण t पर लंब पाद का उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है। मीन पोजीशन क्या होता है? मान लो ये बॉब है, यदि हम इसको हिला के ऐसे छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है? इधर जाता है एक बार, है ना,
इधर जाता है, लेकिन उसको क्या होता है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, प्रत्यानयन बल, उसको इसका ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इधर रिस्टोरिंग फोर्स लगता है इधर है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, उसको मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। मान लो अपने इधर फोर्स किया, इधर गया, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है उसको मीन पोजीशन लाता है, लेकिन आप जो लगा रहे हैं फोर्स वो किससे ज़्यादा है, तो ये मीन पोजीशन में रुकता नहीं, बल्कि मीन पोजीशन के दूसरी ओर चल जाता है, फिर उसको रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन ला। इस प्रकार ये क्या करता है, ये बहुत सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक क्लास 10th में, सॉरी 11th में एक चैप्टर ये, उस पर हमने देखा था ये क्या वाई क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है, ए क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा 2 क्या है उसका, तो जानते ही आपको, ठीक है। तो इसी प्रकार हम प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल और प्रत्यावर्ती धारा को हम कौन सा समीकरण से करते हैं, जो मैंने लिखा है, इक्वल टू E0 sin omega t, I इक्वल टू I0 sin omega t, E and I the instantaneous voltage and current, E0 and I0 is the peak value, omega t क्या होगा, फेज डिफरेंस, और phi the phase difference between voltage and current, ठीक है। phi क्या है, E और I के बीच क्या है, फेज डिफरेंस है। तो E और I को हम साइन कर्व के अनुसार, E और I जो होता है ये साइन कर्व के अनुसार चेंज होते हैं, हमने देखा था लास्ट में, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल और प्रत्यावर्ती समीकरण। ये ऐसे जाता है, 0 से स्टार्ट होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ये यहाँ पर फिर 0 हो जाएगा, माने 0 से स्टार्ट हुआ, ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी गई, ये मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, इसी को E0 I0 बोलते हैं, और फिर इसका डायरेक्शन चेंज होता है, फिर ये 0 से फिर मैक्सिमम वैल्यू, और ये फिर क्या होता है, ये फिर 0 हो जाती है। तो कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू भी निकाला था हमने, फिर ये इस प्रकार ये ऊपर ऐसे चले जाता है, इस प्रकार ये आवर्ती रूप से क्या होता है, साइंस टाइम टी के वैल्यू क्या होता है, बढ़ता रहता है। ओके, अब अपन मान लीजिए आपने डायग्राम दिया है, देखिए दो रोटेट करता हुआ दो सदिश है, दो सदिश दिखा है, एक है OA और एक है OB, है ना, इसको आप लोग देखिएगा, OA OB क्या है, रोटेटिंग सदिश है, दो रोटेटिंग करना माने एक रिवॉल्यूशन अलग होता है, रोटेशन होता है। रिवॉल्यूशन में गोल घूमना, रोटेटिंग में अपनी जगह पे स्थिर रखकर, तो दो रोटेटिंग वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, OA एंड OB, ठीक है, जिसके मैग्नीट्यूड हमने कितना दिया है, इसके मैग्नीट्यूड E0 और I0, है ना, माने कि दो रोटेटिंग व्यक्ति, जो इसको भ्रामक सदिश बोलते हैं, भ्रामक सदिश OA और OB है, जिसका परिमाण हमने कितना लिया है, E0 और I0 है, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूल बिंदु के सापेक्ष कौन सा डायरेक्शन मूवमेंट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। घड़ी ऐसे घूमता है, ये ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे, ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, रोटेशंस कर रहे हैं, जिनके मध्य कलांतर कितना है, फाई कांस्टेंट रहेगा। मान लो क्या किया, शुरू से सुन लिया हमने, दो वेक्टर लिया, रोटेटिंग वेक्टर OA एंड OB, ठीक है, जिसके मैग्नीट्यूड कितना है, E0 और I0 है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रहा है, मूल बिंदु के सापेक्ष एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, जिससे उनके फेज डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, A और B से देख रहे हैं, ये A है, ये B है, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, प्रोजेक्शंस जिसको बोलते हैं, ये अपना परपेंडिकुलर, इसको हम अलग कलर से शो कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। क्या फुट, ये परपेंडिकुलर डाउन किए हैं, कितना y एक्स पर, ठीक है, जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, OP एंड OP, ठीक है। अब A से हम क्या किए, y एक्स पर दो प्रक्षेप, प्रोजेक्शन OP, प्रत्यावर्ती EMF का प्रत्याक्षाणिक मान E को, है ना, कहने का मतलब होता है हमने A और B से दो परपेंडिकुलर डाउन किए हैं, क्या नाम दिए इसका, P एंड Q, है ना, ये क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। A से y एक्स पर जो हमने प्रक्षेप डाला है, प्रोजेक्शन डाला है OP, ये प्रत्यावर्ती तात्क्षणिक मान E को रिप्रेजेंट करता है। लिख दें यहाँ पर, OP is the instantaneous voltage and OQ is instantaneous current को रिप्रेजेंट करेगा, ये E और ये
फिर से सुन लीजिए, हमने क्या किया है, ए और बी से प्रोजेक्शन वाई एक्स पर डाउन किया है, जिससे ओपी और ओक्यू ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ ई एंड इंस्टेंटेनियस करंट ई, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेंगे। बी से हमने वाई पर ओक्यू प्रत्यावर्ती धारा आई को रिप्रेजेंट करता है। अब एक चीज और ध्यान लीजिए, यहाँ पर क्या होगा कि ये सदिश जो वेक्टर ओए है, आप देख रहे हैं ये वेक्टर ओए, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, है ना, इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी। तो ओए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ओए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ई नॉट, यहाँ लिख देते हैं ओए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए नॉट, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नॉट। ये दोनों की क्या करेगा, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर देगा, है ना। अब हम ये देखते हैं कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल ईओ और प्रत्यावर्ती धारा I0 या I0 बोलते हैं, सॉरी, I0 को सदिशों के रूप में हम क्या कर सकते हैं, विश्लेषित कर सकते हैं। इस प्रकार हमने क्या देखा कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E0 और प्रत्यावर्ती धारा I0 को हम वेक्टर्स के फॉर्म में क्या कर सकते, एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। और E0 और I0 है, जो E0 और I0 है, इसी को हम क्या बोलेंगे, फेजर। और इस प्रकार के डायग्राम को ही हम क्या करते हैं, फेजर डायग्राम। तो ये मेरा छोटा सा एक वीडियो था भाई, आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश थी मेरी कि आप लोग फेजर डायग्राम को अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम इसी के बेस पर हम देखेंगे प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा, ठीक है। इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिघात। वैसे मैंने पिछली वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर ही दिया था। यदि कोई कंडक्टर, चलिए अब हम लिखते हैं प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस और इम्पीडेंस, ठीक है। प्रतिरोध को हम किससे करते हैं, आर से, प्रतिघात को X से और प्रतिबाधा को Z से। यदि कोई चालक है ना, यदि कोई कंडक्टर, जैसे परिभाषा हम देख रहे हैं, यदि कोई चालक AC या DC, यदि कोई चालक दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में क्या करता है, अपोज प्रोड्यूस करता है। यदि कोई कंडक्टर इन द पाथ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड DC करंट अपोज इज नोन एज रेजिस्टेंस, है ना। माने यहाँ पर रेजिस्टेंस हमने प्रत्यावर्ती धारा, सॉरी अल्टरनेट विद्युत इलेक्ट्रिक करंट में हमने देख चुका था। अब बात आई हमने इंडक्टर, इंडक्टर हमने पढ़ा था जिसको हम कॉइल बोलते थे, है ना। कॉइल जो कास्ट आयरन के पीस पर हम क्या करते हैं, माउस इंसुलेटेड और कॉपर के वायर लपेट के बनाए थे, इसको हम बोलते हैं कॉइल। या और एक देखे थे अपन कैपेसिटेंस, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कोई कैपेसिटेंस इंडक्टर किसी प्रत्यावर्ती धारा में रुकावट पैदा करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, रिएक्टेंस। फिर से सुन लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा में प्रेरण कुंडली या संधारित्र किसी एक के उपस्थित होने पर, है ना, तो परिपथ में मान लो किसी अल्टरनेटिंग सर्किट में कोई कॉइल है, इंडक्टिव कॉइल या कैपेसिटेंस है, कोई एक प्रेजेंट है, ओनली वन मैं बता रहा हूं, कोई दो नहीं, क्या बोला, किसी अल्टरनेटिंग सर्किट में या तो इंडक्टिव कॉइल होगा या कैपेसिटर होगा, ये अगर प्रेजेंट होगा तो इसमें जो रुकावट पैदा करेगा उसको हम बोलते हैं क्या, रिएक्टेंस। यदि कोई इंडक्टर किसी अल्टरनेटिंग करंट में है, जो ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, उसको हम क्या बोल सकते हैं, मैंने बताया था प्रेरण प्रतिघात, है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको हम किससे प्रिंट करेंगे, एक्सल। यदि कोई कैपेसिटर किसी अल्टरनेटिंग करंट में या अल्टरनेटिंग सर्किट्स में लगा हो, तो ये जो अपोज प्रोड्यूस करेगा पथ में, उसको बोलते हैं
धारिता प्रतिघात, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। ओके, इसका यूनिट भी ओम है और इसका यूनिट भी ओम है। तीनों की यूनिट क्या होगी? ओम ही होगी, क्योंकि तीनों ही क्या करते हैं, ये मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। इसमें दो या दो से अधिक, या फिर आर सी हो, या आर एल हो, या फिर एल सी हो, या फिर एल सी आर, प्रतिरोध और धारिता हो, प्रतिरोध हो कॉइल हो, या फिर धारिता और कॉइल हो, या फिर तीनों हो। जब ये किसी अल्टरनेटिंग सर्किट्स में लगे होंगे और जब ये उसके मार्ग में अपोज प्रोड्यूस करेंगे तो उसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। इसको हम लिखते हैं जेड से। दो या दो से अधिक किसी प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ लगे हो और वो जो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? इम्पीडेंस। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। ओके, ये हुआ। अब देखिए, ये जो होता है रेजिस्टेंस, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर सकता। ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। और ये जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ये भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी माने क्या होता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक, तो ये मैंने कुछ डिफरेंस आप लोगों को बताया, जो कि आगे हम लोग जो 7 प्रकार के सर्किट देखेंगे। 7 प्रकार के सर्किट कौन सा? पहला हम देखेंगे केवल ओमिक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो। दूसरा हम देखेंगे जब कॉइल कनेक्ट हो ऐसी सोर्स में। तीसरा हम क्या देखेंगे? जब कोई कैपेसिटर। और फोर्थ हम देखेंगे रेजिस्टेंस और कॉइल। ओके, तो रेजिस्टेंस ऐसा लिखते हैं, कॉइल को हम ऐसा लिखते हैं। फिफ्थ देखेंगे हम क्या? मान लो कोई रेजिस्टेंस हो और कैपेसिटेंस हो। और 7 हम क्या देखेंगे? कॉइल, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस। इसको बोलते हैं आर एल, इसको आर सी, इसको एल सी आर, और ये आर, ये एल और सी। ये 7 प्रकार के हैं जो हम देखेंगे सर्किट जो है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फेजर डायग्राम और प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस समझ में आया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ अब हम अगला क्लास में, या अगला जब भी क्लास होगी, हो सकता है शाम की क्लास हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 7 प्रकार के सर्किट को एक वीडियो में डिफाइन से, क्लियर से देखेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।